फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, ये बहुत ही कंसेप्चुअल चैप्टर है और इसके छोटे छोटे कंसेप्ट नीट में नेगेटिव मार्किंग करा देते हैं। तो इसके कंसेप्ट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कि इस चैप्टर से एनसीईआरटी से बाहर बहुत ही कम पूछे जाते हैं, मतलब कि 99.9% इस चैप्टर से एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। तो इसके कंसेप्ट आपको कैसे याद रखने हैं, तो देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस के बारे में आपको पूरी डिटेल पता होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस होता है, एनाबोलिक प्रोसेस होता है, फिजियोकेमिकल प्रोसेस होता है एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। एक पॉइंट और लिख रखा है, जैसे रेस्पिरेशन क्या होता है, वो एम्फीबोलिक और एक्सर्गोनिक प्रोसेस होता है। तो ये कंपेरिजन मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इससे क्या होता है, याद रहता है चीज़ें। अब देखो, ये हाइलाइट्स आपको इंपॉर्टेंट है, जो भी हाइलाइट्स मैंने किए हैं उसको अच्छे से पढ़ो आप, और वो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कुछ पॉइंट्स जैसे मैंने ऊपर लिख रखे हैं, वो पॉइंट्स भी आप रिकॉल करो। जैसे आपने इवोल्यूशन पढ़ा होगा, तब आपने पढ़ा होगा कि जो फर्स्ट ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होता है वो साइनोबैक्टीरिया होता है, और वही फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो बैक्टीरिया ही होता है। तो ये सब पॉइंट्स आपको कोरिलेट करके भी पढ़ना पड़ेगा, इससे आपका नीट में स्कोरिंग करना बहुत आसान हो जाता है, और तभी आप 360 आउट ऑफ 360 ला सकते हो। ये जो कंसेप्ट है एक्सपेरिमेंट वाला, एक्सपेरिमेंट में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस चैप्टर का फेवरेट क्वेश्चन इसी कंसेप्ट से बनता है कि कौन से एक्सपेरिमेंट किसने दिए और उसका इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे जोसेफ प्रिस्ले ने डिस्कवर किया था ऑक्सीजन को, और उन्होंने बेल जार एक्सपेरिमेंट दिया था। तो ये सब कंसेप्ट जो हैं वो आपको पता होने चाहिए, हर साइंटिस्ट का नाम और उसका डिस्कवरी पता होना चाहिए। और यहाँ पे सारे एक्सपेरिमेंट आपको दिए हुए हैं, तो मैंने ये बाहर लिख रखे हैं क्योंकि जब मैं रिवीजन करता हूँ तो ये सब मुझे रिकॉल हो जाते हैं। तो ये रिवीजन करने के भी एक फ़ायदे हैं कि आप जो पॉइंट आप भूलते हो उसको एनसीईआरटी के साइड में लिख लो। इससे क्या होता है, आपका रिवीजन बहुत फास्ट होता है एनसीईआरटी का, और हाईलाइट करने से भी आपके रिवीजन इंप्रूव होते हैं, और जो आपका मेमोरी कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज़ होती है। और आपको ऐसा लगने लगेगा, जब आप 2 से 3 बार एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो आपको लगेगा कि आपको 80% चीज़ें ऑलरेडी याद है, और आप जब दोबारा पढ़ोगे, मतलब रिवीजन करोगे, तो आपकी रिवीजन जो होगी वो बहुत फास्ट होगी। तो चलो अब देखो, जैसे जितने भी पॉइंट्स हैं ना, अब जैसे ये डायग्राम है तो डायग्राम से रिलेटेड मैंने कुछ ऐड कर रखा है। तो डायग्राम जब देखोगे तब वो पॉइंट्स आपको सारे रिकॉल होते हैं, तो डायग्राम के साथ आप सारे पॉइंट्स ऐड करो। यहाँ पे जो ग्राफ है, ग्राफ के साथ भी मैंने कुछ पॉइंट्स ऐड कर रखे हैं, कुछ पॉइंट्स बाहर से ऐड कर रखे हैं, कुछ जो प्रीवियस ईयर के होंगे वो मैंने ऐड कर रखे हैं। इससे क्या होता है, आपकी जो पढ़ने की स्पीड होती है ना वो बहुत बढ़ती है, और मेमोरी पावर भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। और इससे क्या होता है, निगेटिव मार्किंग के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, बहुत कम। तो ऐसे स्टडी करके आप अपने नेगेटिव मार्किंग से बच सकते हो, आप अपनी मेमोरी कैपेसिटी इंक्रीज़ कर सकते हो, रिवीजन फास्ट कर सकते हो, और बहुत बार पढ़ सकते हो। अब जैसे देखो, यहाँ पे मैंने पूरे डायग्राम के साथ छेड़छाड़ कर दिए, और उसके सारे कंसेप्ट डायग्राम के साथ ही मैंने लिख दिए। तो इससे क्या होता है कि वो जो डायग्राम है वो जब मैं पढ़ूंगा तो वो सारे कंसेप्ट मुझे रिकॉल हो जाते हैं, और जो भी पॉइंट्स हैं मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, और कुछ कंसेप्ट मैंने बाहर से ऐड कर रखे हैं जो कई बार नीट में पूछे गए हैं, या फिर मेरे टेस्ट सीरीज़ में पूछे गए हैं, या फिर जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा है वो मैं किसी और बुक से इसमें ऐड कर दिया हूँ, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप सेम टू सेम ऐड करो। यहाँ पे भी मैंने कई सारे कंसेप्ट ऐड कर रखे हैं, हाइलाइट्स कर रखे हैं। तो हाइलाइट से एक आपको ये फ़ायदा होता है कि आपको पता चलता है कि ये जो हाइलाइट्स किया हुआ है ये इंपॉर्टेंट है, और वो आपको भी पढ़ना है। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि अरे यार ये तो इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, और उसको उतना फोकस से नहीं पढ़ते हैं। तो हाइलाइट से एक ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी जो फोकस कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है, कि हाँ इस पॉइंट पे फोकस देना है और इसको याद रखना है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखो, सिंपल सी बात है कि बायो की ऐसी कोई लाइन नहीं होती, कोई पैराग्राफ नहीं होता जो इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सब पढ़ो, बट उसमें भी क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, उससे आपको हाईलाइट से ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब देखो, यहाँ पे जो केमियो ऑस्मोसिस का जो रिक्वायरमेंट है वो मैंने बाहर लिख रखा है। बाहर लिखने से क्या होता है, ये ऑलरेडी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, फिर भी मैंने बाहर लिखा है क्योंकि बाहर लिखने से इसकी जो रिकॉलिंग कैपेसिटी होगी वो मेरी बढ़ जाती है, और याद भी आसानी से हो जाती है। तो यहाँ पे पता चलता है कि ये चीज़ें मुझे याद करनी है। तो जितने भी, अब देखो यहाँ पे केल्विन साइकिल है, केल्विन साइकिल के कई सारे पॉइंट्स मैंने टिक कर रखे हैं, बाहर भी ऐड कर रखे हैं। तो वो सब पॉइंट्स आप एज इट इज़ लिखो और अब ऐड करो। और आप केल्विन साइकिल के कंसेप्ट, मैं जब लेक्चर लूँगा बायो के, एनसीईआरटी के सारे लेक्चर लेने वाला हूँ, अभी तो हाइलाइट्स दे रहा हूँ, बट बायो के लेक्चर इसी चैनल पे लेने वाला हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने नीट एस्पिरेंट दोस्तों को शेयर कर दो। तो मैं आपको सारे कंसेप्ट समझाऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि इसको कैसे याद रखना है और क्यों इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट कैसे याद रखने होते हैं, रिवीजन आप फास्ट कैसे कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें, अब देखो जैसे ये डायग्राम है, इस डायग्राम के साथ मैंने जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब ऐड कर रखे हैं। और इसे ऐड करने से ये फ़ायदा होता है कि वो डायरेक्ट आपको फोटोग्राफिक मेमोरी बनती है, और जब आप डायग्राम पढ़ोगे ना तो ये आपको डायरेक्ट याद होते हैं, और आपकी मेमोरी कैपेसिटी सच में बहुत इंक्रीज़ होती है। तो ये चीज़ें अप्लाई करके देखो, आपकी भी मेमोरी कैपेसिटी इंक्रीज़ होगी, और इसको खुद से लिखो अपने एनसीईआरटी में।
उससे क्या होगा, जब आप लिख लिख के पढ़ोगे ना एनसीईआरटी पे, तो जो आपका लिखा हुआ रहता है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और वो जल्दी याद होता है। कोशिश करो कि ये सब चीज़ों को आप ना एक जब पढ़ते हो ना, अगर मान लो कोई चीज़ आपको याद नहीं होती है तो उसको आप बार बार लिख के पढ़ो। लिख के पढ़ोगे ना तो उससे क्या होता है कि एक तो आप लिख रहे होते हो तब भी याद हो रहा होता है, जब पढ़ रहे होते हो तब भी याद हो रहा होता है। तो लिख के पढ़ने से डबल ट्रिपल फ़ायदे होते हैं। तो आप लिख के पढ़ो, बेहतर ऑप्शन है कि आप लिख के ही पढ़ो। अब देखो इस डायग्राम से मैंने जो भी सारे कंसेप्ट है मैंने सेपरेट करके लिखे, जो इंपॉर्टेंट है उसके अंदर लिखे हैं। तो सारे कंसेप्ट आप हाईलाइट करो, अंडरलाइन करो और डायग्राम के साथ लिखो। अब देखो फोटो रेस्पिरेशन का नाम दूसरा क्या है, C2 साइकिल या ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म। तो ये मैंने बाहर से लिख रखे हैं और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कई सारी चीज़ें पूछी जाती है जो फोटो रेस्पिरेशन से, ऑलरेडी इसमें बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो देखो जैसे मैंने टिक कर रखा है ना, टिक कर रखा है, वो टिक करने का मतलब होता है कि वो सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, उसको तो पढ़ना ही है, ठीक है। तो आप भी अपने एनसीईआरटी को ऐसे ही मॉडिफाइड करो जिससे आपको पता चले कि ये पॉइंट्स तो मुझे पढ़ने ही हैं और ये इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है, जब आप रिवीजन करोगे ना तब आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे कौन सी टॉपिक पढ़नी है, किस पे ज़्यादा फोकस करनी है, किस पे कम फोकस करनी है। वो सब आप पहले से ही प्री प्लान करके रखो कि कौन सी टॉपिक पे फोकस करनी है, कौन सी नहीं करनी है। अब इसके आंसर भी मैंने ऐड कर रखे हैं, इसके आंसर्स आप लिखो। पर लिखने का मतलब ये नहीं कि एज इट इज़ आप याद कर रहे हो। आपको जब ये चैप्टर पूरी तरीके से अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी तो ये आंसर्स आपको खुद ब खुद समझ आ जाएंगे कि कैसे यहाँ पे लिखी हुई है, और आपको आंसर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ एक्टिंग फोटोसिंथेसिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, जो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर है उसको किसने दिया था, तो ब्लैकमैन्स दिया था, और वो कब दिए थे, 1905 में दिए थे। तो ऐसे सारे हाइलाइट्स और टिक्स करो और सेम टू सेम ऐड करो। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे ग्रीन हाउस क्रॉप जो होते हैं, टोमेटोज एंड बेल पेपर, इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है, फिर भी मैंने बाहर लिखा है। इससे क्या होता है, डायरेक्ट नज़र वहाँ पे जाती है और वो डायरेक्ट याद हो जाता है। आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती कि हाँ ये पॉइंट आपको याद करनी है। तो कुछ चीज़ें जो आपको याद नहीं होती वो आप बाहर भी लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो एनसीईआरटी में लिखा है आप उसे साइड में नहीं लिखोगे। तो आप लिखो, क्योंकि जो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है कि नहीं ये चीज़ भूलने वाली है, या फिर ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, या फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको बाहर लिखो। तो आप अपने तरीके से भी एनसीईआरटी को मॉडिफाई कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट फॉर नीट एस्पिरेंट, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप नीट एस्पिरेंट हो तो। और इस चैप्टर से मैंने कुछ अलग पॉइंट्स भी मैंने ऐड कर रखे हैं जिसके पूछने के चांसेस 1% हैं, पर पूछे नहीं जाते हैं। पर ये सब पॉइंट्स मुझे लगता है कि आपको भी ऐड करनी चाहिए और इसके कंसेप्ट आपको समझनी चाहिए, क्योंकि एक दो बार कई बार पूछे हुए हैं, मतलब बहुत पहले पूछे जाते थे ये। तो ये आप ऐड करो और इसके एग्जांपल्स भी याद करो। इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। एक दो टॉपिक अगर आप ज़्यादा पढ़ रहे हो ना, तो उससे ऐसा नहीं है जैसे इस बार नीट का सिलेबस चेंज हो गया है। तो नीट के सिलेबस चेंज हुए तो कई सारे चैप्टर में भी कोई जो सब टॉपिक्स है वो उसको रिमूव कर दिया गया। अब आप बैठोगे कि अगर इस चैप्टर से ये टॉपिक नहीं हटा दिया गया, इसको मत पढ़ो, ये मत करो, वो मत करो, तो आप इसी में रह जाओगे। इस सब चीज़ों पर ध्यान मत दो। जैसे लिविंग वर्ल्ड में आपको टैक्सोनॉमिकल ऐड हटा गया है, तो ऐसा नहीं है टैक्सोनॉमिकल ऐड एक टॉपिक छोटा सा है, पढ़ लोगे तो ऐसा कुछ बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है। तो पढ़ लो, क्या पता वो किसी और टॉपिक से पूछते, क्योंकि एनसीईआरटी को रिलेट करके अब पूछे जा रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ो और इसके सारे कंसेप्ट आप अच्छे से समझो, तभी आप 360 आउट ऑफ 360 ला सकते हो। सो ऑल द बेस्ट फॉर नीट। थैंक यू।